चलिए, आज के इस बुक रीडिंग में आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। और ये इसका हर एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक संख्या में ज्ञात है। आपको पता है कि ये कार्बनिक यौगिक कितने हैं? 70 लाख है ना भाई? और अदर कितने हैं? 30 लाख। ठीक है, तो इनके गुणों में भी अत्यधिक विविधता होगी, अन्य प्रकार की बहुत बहुत विविधता होगी। इन यौगिकों के अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इसका वर्गीकरण किया गया है ना। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण उनकी संरचना, पहले देखिए, संरचना एवं यौगिकों में उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर किया गया है। यानी दो प्रकार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला संरचना के आधार पर, दूसरा क्रियात्मक समूह के आधार पर, है ना। तो हम लोग अभी देखने वाले हैं संरचना के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर। ठीक है, देखिए संरचना के आधार पर तो कार्बन परमाणु में श्रृंखलन का गुण होता है। हमने भी पिछले वीडियो में देखा है ना। इसी कारण ये बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। इस गुण के कारण कार्बन के परमाणु परस्पर जुड़कर लंबी श्रृंखला या शाखा युक्त श्रृंखला या बंद श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। कार्बनिक यौगिक मूलतः कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इन हाइड्रोकार्बन को अन्य सभी यौगिकों का जनक माना जाता है, यानी इन्हीं हाइड्रोकार्बन से ही सभी क्या होते हैं? बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों को मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। देखिए इस चार्ट को अच्छे से देखिए, इस चार्ट में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। कार्बनिक यौगिक को हम लोग सबसे पहले दो भाग में बांटते हैं, है ना। एक विवृत श्रृंखला और दूसरा होता है संवृत श्रृंखला। अब विवृत का मतलब होता है अचक्रीय, यानी खुला हुआ श्रृंखला, जिसमें ऐसे लंबी चैन बनेगी, है ना, चैन बनेगी इस लंबा। और इसमें क्या होगा? संवृत यानी होता है चक्रीय, यानी बंद श्रृंखला बनेगी, जिससे गोल गोल बने हुए। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये बंद वाला है। ठीक है, ऐसा। अब देखिए ये जो बंद श्रृंखला होगी या बंद श्रृंखला यौगिक होगी, उसको दो भाग में बांटेंगे। एक होगा समचक्री, या फिर इसको बोलेंगे कार्बचक्री यौगिक। दूसरा होगा विषम चक्री यौगिक। अब ये जो समचक्री यौगिक होते हैं ना, ये समचक्री कहने का मतलब क्या है कि इसमें कार्बन की संख्या समान होगी, ऐसा नहीं है। इसमें कार्बन कार्बन ही होंगे, मतलब उस चक्र में, जैसे ये चक्र है ना, इसमें सिर्फ कार्बन कार्बन के चक्र बनेगा, गोला बनेगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे समचक्री। अगर इस चक्र में कार्बन के अलावा कोई और आ गया तो उसको बोलेंगे विषम चक्री। ठीक है, आगे डिटेल देखेंगे। फिर समचक्री और विषम चक्री को भी दो दो भाग में बांटा गया है। एलिसाइक्लिक यौगिक, दूसरा है एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक में क्या होगा कि इसके जो गुण होंगे ना, ये विवृत श्रृंखला जो होंगे ना, उसके जैसा थोड़ा सा गुण रखते हैं। आगे डिटेल करेंगे। ठीक है, और उसमें एरोमेटिक देखेंगे। एरोमेटिक स्पेशल कंपाउंड होता है। विषम चक्री की बात करें तो इसको भी एलिसाइक्लिक विषम चक्री यौगिक और एरोमेटिक विषम चक्री यौगिक। ये समचक्री था, एलिसाइक्लिक समचक्री यौगिक, और एरोमेटिक समचक्री यौगिक हो गई। ये विषम चक्री है, यानी एलिसाइक्लिक विषम चक्री यौगिक होगा, और ये एरोमेटिक विषम चक्री होगी, है ना। आगे हम लोग बात करेंगे एरोमेटिक यौगिक को दो भाग में बांटते हैं अपन लोग। एक होता है बेंजेनॉइड और दूसरा होता है नॉन बेंजेनॉइड। यानी अगर बेंजीन से बने हुए ही कंपाउंड आपको मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? बेंजेनॉइड। और बेंजीन से नहीं मिलेंगे, या बेंजीन के अलावा कोई और उसमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो वो क्या कहलाएंगे? नॉन बेंजेनॉइड कहलाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से, एक एक को बारी बारी से पढ़ते हैं और क्लियर करेंगे। चलिए, अचक्रीय विवृत श्रृंखला यौगिक। अचक्रीय मतलब क्या होगा? खुली श्रृंखला। नहीं, कार्बन परमाणु परस्पर एक सीधी या शाखायुक्त श्रृंखला से जुड़े होते हैं। ऐसे यौगिक को वशीय या एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। याद रखिएगा इस शब्द को, वशीय या एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है, क्योंकि कुछ को पहले क्या बोलते थे? जंतु वसा से प्राप्त किया गया था, है ना। जंतु वसा से प्राप्त किया गया था। ग्रीक में जो एली का मतलब होता है पशु, और फेटस का मतलब होता है वसा, यानी पशु का वसा। ये क्या होते हैं? विविध श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, है ना। आप जानते होंगे, ये है एथेन, है ना। एथेन है, प्रोपेन है, ये प्रोपीन है, जिसमें एक श्रृंखला होगी बस, इसमें कोई रिंग नहीं पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं समृद्ध श्रृंखला यौगिक या चक्रीय वलय, है ना। वलय मतलब रिंग। तो इन यौगिकों में कार्बन परमाणु एक बंद श्रृंखला या वलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। रिंग वलय की रचना के आधार पर इन्होंने दो भाग में बांटे हैं। ठीक है, कौन कौन से? समचक्रीय और दूसरा विषम चक्रीय। ठीक है, तो अभी समचक्रीय देखें। समचक्रीय या कार्बोसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इसमें क्या होगा कि इस प्रकार के यौगिक के वलय केवल कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, यानी रिंग में केवल कार्बन कार्बन टू बॉन्ड रहेगा। इन्हें दो उपवर्गों में बांटा गया है, जैसे एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा होगा क्या? एरोमेटिक यौगिक। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक यौगिक देखें तो ये चक्रीय यौगिक हैं,
तथा ऐसे यौगिक 3 या इससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त वलय होते हैं। अब यहाँ पर नोट करिएगा इस बात को कि 3 या इससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त वलय होते हैं। इनके गुण जो होते हैं विवृत श्रृंखला या एलिफेटिक यौगिक जो है ना उनसे मिलते हैं। जो चैन नहीं बनाते हैं ना उनसे इनका गुण जो है मिलता जुलता होता है। इनकी संतृप्त तथा असंतृप्त दोनों श्रेणी ज्ञात है। ठीक है, ये देख लीजिए, ये इसका उदाहरण है। ये है साइक्लोप्रोपेन। जब इसको नाम कैसे करते हैं थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। हम लोग जानते हैं कि 1 कार्बन वाले को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन वाले को एथ कहते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोप कहते हैं, 4 कार्बन वाले को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक कहते हैं। ऐसे ही 11 को अनडेकेन, 12 को डोडेकेन, ऐसे करके चलता है आगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, है ना, और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन ये चक्र है इसलिए इसको साइक्लो लगाते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। अब यहाँ पर देखिए प्रोपीन है ना। प्रोपीन क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो इन लगाते हैं, है ना। तो ये साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोपेंटीन है। ये 5 कार्बन है इसलिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद आते हैं अपन लोग एरोमेटिक यौगिक। देखिए एरोमेटिक यौगिक एक विशेष प्रकार की यौगिक हैं। इन यौगिकों में कम से कम 6 परमाणु की विविध श्रृंखला होती है। भाई इसमें बात किए थे, पिछले वाले में हमने बात किया था, तो उसमें 3 कार्बन होना चाहिए था या 3 से ज़्यादा हो सकते थे, है ना भाई। जिस साइक्लोप्रोपेन आपने देखा, लेकिन इसमें क्या है कम से कम 6 होना चाहिए। प्रारंभ में विशेष प्रकार की गंध युक्त यौगिकों को एरोमेटिक कहा गया था। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं ना उनमें विशेष गंध होती है। एक एरोमेटिक कंपाउंड आपको बताऊँ, आपके घर में डामर गोली होगा, डामर गोली बोलते हैं जो बाथरूम में डालते हैं, सफ़ेद वाला गोली, है ना। उसको देखिएगा, उसको स्मेल देखिएगा, उसमें एक गंध आती है और वो गंध है इसी एरोमेटिक यौगिक के कारण होता है। ठीक है, ग्रीक भाषा में एरोमा का अर्थ होता है सुगंध। इसी आधार पर एरोमेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई थी। इस परिवार का जनक कौन होते हैं? बेंजीन। बेंजीन को इसका मुखिया कहा जाता है इस परिवार का। अब ये जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ना उसको 2 भागों में बांटा जाता है। बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा कि इनमें बेंजीन ही मुखिया होता है, तो बेंजीन से बने हुए यौगिक जो होंगे ना बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। जैसे इसमें क्या बोला गया है, इन यौगिकों में कम से कम एक बेंजीन चक्र होता है, अर्थात 6 सदस्यीय कार्बन चक्र, जिसमें एकांतर क्रम में क्या होता है एकल व द्विबंध होते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा होगा तो वो क्या कहलाएगा? बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेंजीन है। और ये देखिए ये फिनॉल है। फिनॉल में भी यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, फिर डबल, ये डबल बॉन्ड है ना, यहाँ डबल बॉन्ड ऐसा, फिर यहाँ भी डबल बॉन्ड ऐसा, इसको कहा जाता है फिनॉल। इसको बोले जाते हैं एनिलीन, है ना। ये है नेप्थलीन, हाँ नेप्थलीन कहा जाता है इसको, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड होगा। और ये एंथ्रासीन, यहाँ डबल बॉन्ड होगा आपके पास, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक कौन होंगे? वे होंगे जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगा। बेंजीन रिंग नहीं होगा तो वो क्या नॉन बेंजोनाइड कहलाएगा, और एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे, है ना भाई। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिकों में संरचनात्मक इकाई बेंजोनाइड प्रकार से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा एकदम क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ट्रोपोलिन, यहाँ पर ट्रोपोलिन देखेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड। अब ये है जरूर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में है, लेकिन इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 7 है ना भाई। तो ये क्या है? बेंजीन नहीं है, इसलिए नॉन बेंजोनाइड है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड है। इसमें एजुलिन को भी देख लीजिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, हाँ डबल यहाँ पास है तो सिंगल, फिर डबल, सिंगल, फिर डबल, तो भी ये एरोमेटिक कंपाउंड है ना। और लेकिन यहाँ तो बेंजीन दिख रहा है आपको, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है भाई, तो ये भी क्या है? नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक यौगिक है। मैं क्लियर कर देता हूँ, एरोमेटिकता के लिए, एरोमेटिक गुण के लिए इसमें और भी गुण होना आवश्यक है। केवल एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होना आवश्यक नहीं है। उसके लिए 3 रूल फॉलो करना चाहिए। पहला कि वो यौगिक सममित होना चाहिए, दूसरा उसमें एकांतर क्रम जो मैंने अभी बताया वो, तीसरा उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जो कि मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। यदि ये इलेक्ट्रॉन है तो हकल के नियम के अनुसार वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और एरोमेटिक कंपाउंड स्पेशल होते हैं, स्पेशल होते हैं, स्पेशल होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो अन्य यौगिकों से बहुत ज़्यादा होती है ना, और वो स्पेसिफिक गुण दिखाते हैं अन्य यौगिकों से। ठीक है, आगे बात करेंगे विषम चक्रीय
यौगिकों की विषम चक्री बोला है, मतलब ऐसा नहीं है कि विषम होगा 2 3 2 5 7 ऐसा चक्र हो, नहीं भाई, विषम का मतलब होगा कार्बन के अलावा उस चक्र में कोई दूसरा यौगिक आ जाए हो, ठीक है ना। देखते हैं, जब यौगिकों के वलय में कार्बन परमाणु के अलावा कम से कम एक विषम परमाणु भी उपस्थित रहता है। विषम परमाणु मतलब कार्बन के अलावा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जो भी होगा, तो उन्हें विषम चक्री यौगिक कहते हैं। समचक्री यौगिकों के समान विषम चक्री यौगिक भी एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिकों के समान पाए जाते हैं। अतः विषम चक्री यौगिकों को दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन से? एलिसाइक्लिक विषम चक्री यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक विषम चक्री यौगिक। देखिए क्या, एलिसाइक्लिक में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है, आपको पता है ना भाई। इसमें क्या होगा, CH2 CH2, अब यहाँ पर भी CH2 होना चाहिए, कार्बन कार्बन होगा तो, है ना, तभी समचक्री कहलाता है, लेकिन यहाँ नहीं है इसलिए ये विषम चक्री कहलाएगा। ठीक है, एथॉक्सी एथेन कहा जाता है इसको। यहाँ भी देखिए CH2 CH2 CH2, लेकिन यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये विषम चक्रीय यौगिक है। यहाँ भी CH2 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 CH2, लेकिन यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन, ये भी क्या है, एक विषम चक्रीय यौगिक है। आगे देखेंगे एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक ये लोग भी हैं, लेकिन इसमें एरोमेटिकता पाई गई है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, है ना, ये एकांतर क्रम में है। और मैंने जो अभी आपको बताया जो 3 रूल्स हैं वो उनको ये फॉलो करता है, इसलिए एरोमेटिक है। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, नाम याद रखिएगा इन चारों का, आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। ये है थायोफिन, यहाँ डबल बॉन्ड है ना। ये है आपको पायरोल, इसको बोलते हैं पिरिडीन, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, ऐसा करके। आगे देखेंगे हम लोग इसके क्रियात्मक समूह के आधार पर इसको वर्गीकरण करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना वो 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। जैसे ये मेथिल अल्कोहल है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये 2 भाग से मिलकर बना हुआ है। एक भाग को बोलते हैं अपन लोग मूलक और दूसरे भाग को बोलते हैं अपन लोग क्रियात्मक समूह। ठीक है, और ये जो एक भाग होता है जिसको क्रियात्मक समूह कहते हैं ना, ये इसके रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं। और ये भाग जो है ना भाई, ये भौतिक गुण का निर्धारण करते हैं। रासायनिक गुण का मतलब क्या है भाई, कि वो रिएक्शन कैसे करेगा, पानी के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, उसको ताप देंगे तब क्या होगा, ऐसा। और भौतिक गुण का मतलब क्या है, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, ऐसा। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्रियात्मक समूह, है ना। लगभग सभी कार्बनिक यौगिक कम से कम 2 भागों से मिलकर बना होता है। इनमें से एक भाग क्या कहलाता है, एल्किल मूलक, और दूसरा क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक, चलिए मूलक क्या होते हैं यहाँ पर देखिए, ये सामान्यतः एल्किल मूलक या एरिल मूलक होते हैं। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। संबंधित मूल हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करने के बाद शेष बचा भाग मूलक होता है। देखिए शब्दों को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के बाद शेष बचा भाग एल्किल मूलक, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के बाद बचा भाग एरिल मूलक कहलाता है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, ये बोलना क्या चाह रहे थे, जैसे कि देखिए जैसे एल्केन होता है, एल्केन मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड वाले। जैसे बात करता हूँ मैं CH4, जिसको अपन बोलते हैं क्या है, मेथेन, है ना भाई, मेथेन बोलते हैं। अगर मैं इस मेथेन से एक हाइड्रोजन को क्या कर दूँ, निकाल दूँ, हाइड्रोजन प्लस को क्या कर दूँ, मैं निकाल दूँ, बाहर निकाल दूँ, तब क्या बनेगा, ये CH3 हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया है। ऐसा इधर यहाँ लिखना चाहे यहाँ लिख दीजिए, है ना भाई। ये क्या, अब इसके बाद देखिए एक बॉन्ड खाली हो गया, 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या कहलाता है, यही कहलाता है एल्केन से एल्किल हो जाता है, ये एल्किल, और इसको बोलते हैं एल्किल मूलक। लेकिन जब हम लोग बेंजीन की बात करते हैं ना, बेंजीन वाला देखिएगा, ये बेंजीन है आपका, है ना। बेंजीन में यहाँ आपको पता होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन होता है ना। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा है पूरा डिटेल में इसको। जब इसमें से एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, निकाल देंगे अपन लोग, तब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, मान के चलिए ये वाला हाइड्रोजन निकल गया ये ऐसा बाहर, तब क्या होगा, ये यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है ना भाई। सबकी जगह क्या है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है ऐसे। या इसको मैं दिखाऊं तो आपके पास कार्बन की संख्या कितनी थी, 6, हाइड्रोजन की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसको बोलते हैं बेंजीन, है ना भाई। अब यहाँ देखिए यार, यहाँ पास कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, 6 तो है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 5, और एक बॉन्ड ऐसा, है ना। तो इसको बोलते हैं फेनिल, और इसी को ही एरिल कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं भाई, एरिन्स,
एरिन्स। ठीक है, इसको एरिन्स मूलक कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया दोनों बातें। तो यहाँ बोला गया है, वही मैंने बताया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होंगे, उनके एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर आप प्रतिस्थापित करोगे तो शेष बचा भाग एल्कीन मूलक कहलाएगा, जो कि आपने देखा यहाँ, है ना। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें से एक हाइड्रोजन मुक्त किए तो आपका एल्कीन मूलक बना। ठीक है, और वो दूसरा बात क्या बोलता है, बेंजीन, है ना, बेंजीन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के बाद शेष बचा भाग एरिल मूलक कहलाता है। ठीक है, आपने देखा है बेंजीन से अगर एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो जो बचा भाग होगा क्या कहलाएगा, वो एरिल मूलक होगा। ठीक, ये समझ में आया आपको। जो एल्किल मूलक होते हैं ना, उसका नामकरण कैसे करते हैं जी, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के नाम का अनुलग्न एन को हटाकर, मेथेन है तो एन हटा देंगे और उसके स्थान पर क्या लगा देते हैं, इल लगा देते हैं। इस प्रकार आने वाला शब्द एल्किल मूलक का नाम हो जाता है। जैसे आर एच, आर एच का मतलब क्या है कि आप मान के चलिए आर का मतलब हो गया ये आर और ये एच, और उसमें से क्या निकाल दिए अपन लोग, हाइड्रोजन को निकाल दिए, ऐसा बाहर कर दिए, और हमको क्या बन गया भाई, ये आर, आर ही बचा ना, ये हाइड्रोजन तो निकल गया, तो ये आर, यही क्या कहलाता है, एल्किल मूलक। अब यहाँ देखिए जरा, ये एल्केन था, इंग्लिश में लिखते हैं एल्केन, एन था, अब क्या बन गया ये एल्किल, इल, तो एन को हटाकर क्या लगाते हैं, इल लगाते हैं। ठीक है, यहाँ वही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अब बात करेंगे मेथेन था, मेथेन था, मेथेन से एन हटा के क्या लगाएंगे, इल लगाएंगे, मेथिल। एथेन, तो एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल। आप इसको 5-6 बार बोल बोल कर देख लीजिए। एक बार और बोलते हैं, मेथेन से मेथिल, एथेन से एथिल, प्रोपेन से प्रोपिल, ब्यूटेन से ब्यूटिल। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एकदम स्पेशल केस है, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम देखने को मिलेगी आपको ये। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मूलक अन्य प्रकार से भी कहे जाते हैं। जैसे ये जो है CH2 ये है एथीन, इसके एक हाइड्रोजन को अगर आप विस्थापित कर दोगे तो यहाँ CH2 है वो क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और इसको बोलते हैं वाइनिल। ठीक है, ये क्लास 12th में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखने को मिलेगा। वहीं ये है प्रोपीन, है ना, CH2 CH CH3, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो ये बनेगा CH2 CH, और यहाँ CH2, इसको बोलते हैं एलिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, उनको सामान्य सूत्र के रूप में लिखा जाता है, तो जब एल्किल मूलक होते हैं ना, उसको अपन लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और बाकी जो उसके साथ जो जुड़े हुए क्रियात्मक समूह हैं उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। जैसे एल्कोहल की बात करें तो ये एल्किल एल्कोहल, है ना, एल्किल एल्कोहल। अब ये आर का मतलब याद रखेंगे, आर का मतलब आप एल्किल भी ले सकते हैं और एरिन्स भी ले सकते हैं, है ना, एल्किल भी ले सकते हैं और एरिन्स भी ले सकते हैं। एरिन्स में मैंने क्या बात किया था, बेंजीन टाइप का, और एल्किल में मैंने बात किया था खुली श्रृंखला वाला। ठीक है, यदि R बराबर CH3 है तो मेथिल एल्कोहल कहलाएगा, और अगर R बराबर C2H5 है तो एथिल एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एथिल हो जाएगा और ये मेथिल होगा। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं एमीन की बात करें तो ये एमीन कहलाता है इस पार्ट को, है ना। R मतलब क्या हो जाएगा, यदि R बराबर CH3 है तो मेथिल एमीन कहलाएगा, और अगर R बराबर C2H5 है तो एथिल एमीन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ समझ में आया आपको। पेपर में यहाँ से एक पॉइंट आता है, क्रियात्मक समूह की परिभाषा क्या है। ठीक है ना, आप क्रियात्मक समूह से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह जो यौगिक के रासायनिक गुण, रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करता है एवं रासायनिक क्रियाओं में अपनी विशिष्ट पहचान प्रदर्शित करता है, क्रियात्मक समूह या लाक्षणिक समूह कहलाता है। यानी वो जो कंपाउंड होगा उसके जो क्रियात्मक गुण के लिए उत्तरदायी कौन होंगे, तो वो कौन होगा, क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है जी। जैसे बात करते हैं एल्कोहल में, एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में रासायनिक गुण उसमें उपस्थित OH समूह के कारण होता है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक समूह में C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक समूह के कारण होगा, और एल्डिहाइड में CHO के साथ होगा, है ना भाई। एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह के कारण इसकी विशिष्ट रासायनिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ से एक लाइन का परिभाषा यहाँ देख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह किसी अणु का वह भाग है जो उस अणु के प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और पॉइंट नोट करेंगे कि शेष भाग जो क्रियात्मक समूह के अलावा जो बचा हुआ है, जिसको एल्किल मूलक कहते हैं अपन लोग या एरिल मूलक कहते हैं, वो भौतिक गुणों को प्रभावित करता है ना, भौतिक भाग कहलाता है। आप देखेंगे तो आपके पास ये 18 प्रकार के क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इनको भी। एकल बंध वाले क्रियात्मक समूह, है ना भाई, ये जिसको एल्केन कहते हैं आप, सबसे छोटा सा इसका यौगिक होता है मेथेन, है ना, CH4, है ना भाई। ये द्विबंध वाले होते हैं एल्कीन कहते हैं, इथीन होता है सबसे पहला A डबल बॉन्ड, है ना। त्रिबंध वाले को एल्काइन कहा जाता है। फिर आता है हाइड्रोक्सिल OH, उसके बाद आता है ईथर, है ना, डाईमेथिल ईथर इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल है।
उसके बाद है एल्डिहाइड, उसके बाद है कीटोन, है ना। और देखते हैं, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक, है ना। कार्बोक्सिलिक को हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियात्मक समूह का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ। उसके बाद है एस्टर, है ना, अम्ल एनहाइड्रेंस, एनहाइड्राइड, थायो एल्कोहल, थायो ईथर, हैलाइड्स जिसको बोलते हैं एक्स से दर्शाते हैं अपन लोग, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। एमिनो जो कि अभी ऊपर में देखा आपने, एमाइड, है ना। अगर इस NH2 के साथ CO लग गया तो ये कहलाता है एमाइड। फिर नाइट्रो NO2 गैस जो कि भूरा कलर का दिखता है आपको, वही वाला NO2। साइनाइड जहर है ये, है ना भाई, जहरीला है। आइसोसाइनाइड, ये अगर CN लगा हुआ है तो साइनाइड और NC लगा हुआ है तो आइसोसाइनाइड कहलाएगा। ठीक है, दोनों बातें ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे सजातीय श्रेणी क्या होता है। ये हर साल पेपर में मुझे आपके क्वेश्चन पेपर में दिखता है। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट समझिए और इसको अच्छे से याद करिए। देखिए, कार्बनिक यौगिकों को उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। जैसे एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे तो उसको अलग अलग टाइप के विभाजित करेंगे। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है अथवा विभिन्न सदस्य अणु द्रव्यमान के क्रम में होते हैं, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, ये बोल क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए जरा। ऐसे बात करते हैं हम लोग एल्कोहल परिवार की बात करते हैं ना। मैं फटाफट लिखूंगा, आप देखिए ये CH3OH, इसको क्या बोलेंगे, मेथिल एल्कोहल, है ना। CH3CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, एथिल एल्कोहल। CH3CH2CH2OH, इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिल एल्कोहल, है ना। ये मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। तो यहाँ पर सेम क्रियात्मक समूह है OH, है ना। और इसमें बढ़ते क्या जा रहा है, देखिए बढ़ते जा रहा होगा, इधर से देखिएगा तो यहाँ पर CH2 एक, यहाँ पर 2 CH2 हो गया, यानी ये CH2 बढ़ते जा रहा है ना भाई। तो इस टाइप को ये जो पूरा परिवार हो गया ना, इसी को कहा जाता है आपका सजातीय श्रेणी। ये जो श्रेणी बन रहा है आपको ना, ये सजातीय श्रेणी कहलाएगा। इसके बाद 4 कार्बन हो जाएंगे, 5 कार्बन वाले होंगे, 6 कार्बन वाले होंगे, ऐसे। किसी सजातीय श्रेणी के सदस्यों को किसी एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। इनके बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुणों में भी काफ़ी समानता होती है, तथापि भौतिक गुणों में भी क्रमिकता पाई जाती है। एक श्रेणी के सभी सदस्य एक दूसरे के सजात होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, सेम होते हैं। देखिए, इसको अगर मैं एक सूत्र के साथ प्रदर्शित करना चाहूँ तो CH3 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, C, है ना भाई। C 1 है और हाइड्रोजन कितना है, 3, और उसके साथ लिख देता हूँ OH। यहाँ देखिएगा C कितना है, 2 है, और हाइड्रोजन कितना है, 5, OH। यहाँ कितना है, C कितना है, यहाँ पास 3 है, और हाइड्रोजन कितना है, 3, 2, 5, और 5, 2, 7, OH। अब देखिए जरा यहाँ पास क्या कुछ हो रहा है। अगर C की संख्या को n मानूँ मैं ऐसा, तो H क्या होगा, 2n+1, है ना। और ये OH, देखिए इस सूत्र को देखिए जरा। अगर मैं इसमें n बराबर क्या रखता हूँ, n बराबर 1 रखता हूँ, तो क्या होगा, C1H क्या हो जाएगा, 2 गुणित n मतलब 1+1 और OH क्या बना, ये CH 2 हो जाएगा, 2 कम 2 और 1 3, ये क्या हो जाएगा, 3 OH CH3, यही तो आया ना। अगर मैं इसको 2 रखता हूँ, यानी n बराबर 2 रखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, C2H क्या हो जाएगा, 2 × 2+1 और वो OH, तो क्या होगा, C2 5 हो जाएगा, ये H ऐसा करके ऐसा। तो ये एथिल अल्कोहल मिला आपको। वही इसको देख लीजिए आप, n बराबर क्या है, 3 है, यानी कार्बन की संख्या 3 है, तो वहाँ पर C3H कितना हो जाएगा आपके पास, 3 × 2+1 और OH क्या हुआ, ये C3H 6 और 1 7 OH। तो ये इनको एक फार्मूले के थ्रू, ये फार्मूला के थ्रू अपन क्या व्यवस्थित कर सकते हैं, इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी हर बार पूछा जाता है। परिभाषा आप यहाँ सीखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है तथा विभिन्न सदस्य अणु द्रव्यमान के क्रम में होते हैं। यानी अणु द्रव्यमान के क्रम में मतलब इसका द्रव्यमान जो है इससे ज़्यादा होगा क्योंकि बड़ा है ये, उससे ज़्यादा ये होगा क्योंकि उससे बड़ा है, ऐसा। देखिए, सजातीय श्रेणी के ना कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं भाई। पहला होता है कि समान रासायनिक गुण। ये जितने भी हैं आपके पास, ये सब के सब ने एक समान रासायनिक गुण दिखाएंगे। एकदम समान नहीं होंगे लेकिन उसमें समानता पाई जाएगी। क्योंकि श्रेणी के सभी सदस्यों में क्रियात्मक समूह समान है, अतः इनके रासायनिक गुण क्या होंगे, लगभग समान होते हैं। सामान्य सूत्र मैंने बताया आपको, श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र से प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे एल्केन है
जिसको पैराफिन भी कहा जाता है, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ n क्या है? यौगिक के परमाणु की संख्या है, और एल्केन जैसे CH4 C2H6 का अनुसार n बराबर 1 2 3 होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पास, अगर C1 बराबर n बराबर 1 लेते हैं तो C1H2n+2 होता है, तो यहाँ 2 गुणित 1+2 यानी कितना हो जाएगा? 4, यानी CH4। एक इसकी बात कर रहे हैं, एल्केन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर एथिल एल्कोहल की बात करोगे, है ना, तो उसका सूत्र ये है ना, मैंने जो आपको डिटेल में किया है। देखिए ये जो टॉपिक है ये हर बार आपको पेपर में देखने को मिलता है ना, ये इसको बार बार पूछा जाता है। श्रेणी का प्रत्येक सजात अपने अगले या पिछले सदस्य से CH2 का अंतर रखता है। जैसे CH3OH है ना भाई, मैंने बताया आपको, ये CH3OH था, ये क्या है? C2H5 है, C3H6 है। इसमें अंतर क्या है आपके पास? यहाँ देखिए, आपने अंतर देखा आपने कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर CH2 बढ़ गया, फिर यहाँ 2 ठन CH2 बढ़ गया। तो इसमें अंतर क्या है? इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? एक CH2 का अंतर है। इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? तो CH2 का अंतर है, यही चीज़। और इसी को आप थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे, एक प्रश्न यहाँ से ऐसा भी बनता है कि इनमें अणुभार का अंतर कितना होता है? तो अणुभार का अंतर कितना होता है? ये CH2 का अणुभार निकालोगे, CH2, तो आप देखेंगे कार्बन कितने नंबर का तत्व है? 6 नंबर का तत्व है, तो उसका अणुभार कितना होगा? 12। और हाइड्रोजन 1 नंबर का तत्व है, तो उसका अणुभार भी कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो अपन 2 ठन हाइड्रोजन है, 2, तो इसमें 14। तो याद रखेंगे, अणुभार अगर कोई पूछेगा तो, है ना, तो अणुभार कितने का अंतर होता है? 14 का अंतर होता है ना, 14 अणुभार अंतर होता है इसमें, याद रखेंगे। फिर उसमें भौतिक गुणों में क्रमिकता पाई जाती है। जैसे CH3 C2H5 बढ़ते जा रहा है, यानी एल्किल मूलक की संख्या बढ़ते जा रही है, तो मैंने बोला था कि वो भौतिक गुण का निर्धारण करते हैं। तो भौतिक गुण में भी क्रमिक वृद्धि के साथ सदस्यों के भौतिक गुण में परिवर्तन आता है। जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, विलेयता है, इसमें परिवर्तन देखने को मिलती है, ठीक है। निर्माण की विधियां सबकी सब क्या होते हैं? एक समान होते हैं। और सक्रियता भी, जब ऊपर से आप नीचे जाते हैं तो सक्रियता भी आपस में एक क्रमिक रूप से घटती जाती है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे इसके IUPAC नामकरण पद्धति, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है इस यूनिट से। इस यूनिट में अगर आप IUPAC नामकरण नहीं पढ़ेंगे तो आपके 5 नंबर शायद आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो रेडी रहिएगा IUPAC नामकरण पद्धति के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।